Hi guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about the कर्ल और कर्ल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने कर्ल का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ा था और फिर उसका डेरिवेशन स्टार्ट किया था। तो अभी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं रिकेप कर देता हूँ कि कर्ल का क्या मीनिंग होता है। कर्ल का मीनिंग है कि हम लोग पहले तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, वो क्लोज्ड पाथ में, बंद पथ में रेखा समाकल निकालते हैं और उसमें एरिया से डिवाइड कर देते हैं, क्षेत्रफल से भाग देते हैं। तो उसका जो अधिकतम मान आता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है, उसको हम लोग कर्ल बोल देते हैं। गॉट इट? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अब उस कर्ल के लिए कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूले के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। हम लोग फाइनली लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पहुंचे थे। ए वेक्टर डॉट डी एल ये मिला था A1H1 ये ओपी पथ का रेखा समाकलन आया था। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ओपी पाथ ये मिला था। इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख देते हैं हम लोग। पहले तो ये जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब ओपी पाथ का कैलकुलेट कर लिया। ओपी पाथ का कर रहे हैं तो ओपी पाथ का ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसको। ओपी पाथ का इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। ओपी पाथ का आ गया अपने पास में। जिसने कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लेना भैया पॉज करके। ओपी पाथ का आ गया। अभी पी क्यू पाथ का करेंगे। पी क्यू पाथ का करेंगे, लेकिन मैं पी क्यू पाथ से पहले मैं किसी दूसरे पाथ के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्यू आर पाथ के लिए। क्यू आर के लिए क्यों कर रहा हूँ कि जैसे ये भी U1 डायरेक्शन में था और क्यू आर भी U1 में ही है, जस्ट ऑपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन में। इसमें इधर जा रहे थे, इसमें इधर इधर, इसमें मतलब माइनस U1 में है, तो चिन्ह जो है, साइन है, वो माइनस आ जाएगा। बाकी ये भी U1 में था और ये भी U1 में ही है, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लिया, तो इससे ये कैलकुलेट कर सकता हूं कैसे। अभी समझना बात को। ऐसा है, जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। यहां पर मुझे कर्ल का वैल्यू पता है। यहां पर कर्ल का नहीं, परिसंचरण का। परिसंचरण मतलब कर्व, सर्कुलेशन। यहां पर सर्कुलेशन पता है A1H1 DU1, ये इक्वेशन नंबर 1 से ये है। मुझे सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ये O था, ये P था, ये Q था, ये R था। मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। इधर जाके ये डायरेक्शन कौन सी है? H2 DU2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। तो मुझे इधर जाके कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पता है इस लाइन पे, इस लाइन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। क्या क्यू आर पाथ पे करना है ना, तो क्यू आर पथ के लिए परिसंचरण सर्कुलेशन फॉर क्यू आर पाथ। क्यू आर पाथ के लिए इसको मैं ऐसे लिख तो देता हूं, Q से R तक A वेक्टर डॉट DL ये कैलकुलेट करना। अब समझना मेरी बात को। जैसे मान लो, सिंपल से मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। इस चीज से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। कैसे? जैसे मान लो OPQR, हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स से समझेंगे। यहां पर मान लो फंक्शन का वैल्यू है f। क्या है? f है, ठीक है। और मैं इधर जा रहा हूं, ये dy है, y डायरेक्शन है ना, y, ये dy है मान लो, और ये क्या है? dx है। ये भी dx है, ये भी dx है, ये की बात है, ठीक है। f इस लाइन के ऊपर मुझे पता है कि जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर फंक्शन का वैल्यू f, मुझे कैलकुलेट करना इस लाइन के ऊपर, मतलब मुझे इतना इधर जाना पड़ेगा। इतने का मतलब है du उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात करें तो मुझे यहां पे पता f, ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो कुछ जुड़ जाएगा, कुछ ऐड होगा। तो यहां पे पता, यहां पे था f, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ जुड़ जाएगा, मान लो इसको df बोल लो। और फाइनली इस लाइन के ऊपर जो मिलेगा मुझे ये मिल जाएगा, कुछ ऐड होकर मिल जाएगा, ठीक है। अब समझना कितना ऐड होगा, f प्लस ऐड कितना होगा। ऐड कैसे करते हैं वो मैंने पहले भी डाइवर्जेंस में भी तरीका बताया था। किस में चेंज, f में हो रहा है ना चेंज, तो हम लोग f का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, du के रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, सॉरी, डेल y इनटू कितना चल रहे हैं टोटल यहां से यहां तक जाने के लिए,
यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टोटल dy चल रहे हैं, तो dy चमका, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, ये डाइवर्जेंस, कर्ल, इनके जो डेरिवेशंस है, इनमें जो टर्म्स है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, H1, H2, U1, U2, तो इनको धीरे धीरे ध्यान से समझोगे ना तो समझ आएंगे। अदरवाइज लोगों को ये चीज़ें बहुत ऐसे लगने लग जाती है अटपटी सी, फिर लगता है कि ये तो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। फंक्शन है f, यहाँ पर f वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो कुछ ऐड हो क्या जाएगा, हम लोग जोड़ देते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो df। अब वो df कितना होगा, जिसमें भी कैलकुलेट करना हो ना df, डेल्टा f, तो f का जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, y में, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, dy हो गया ना, इनटू कितना चल रहे टोटल, यहां से यहां तक टोटल कितना चल के गया मैं, dy, तो ये लिख दिया dy। ये सेम फॉर्मेट मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, अब समझना, ये सेम फॉर्मेट, ये सेम तरीका इसके ऊपर अप्लाई करूंगा मैं। यहां पर f एक तरीके से ये है, यहां पे f एक तरीके से ये है, क्या है, ये है। अब समझियो, मुझे कैलकुलेट करना क्यू आर ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो यहां पे जो वैल्यू था मुझे कैलकुलेट क्या करना, मुझे कैलकुलेट करना पाथ, रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल, कहां पे, इसके लिए, क्यू से आर के लिए, तो मुझे यहां पे पता, इसके लिए पता, इस लाइन का कितना, एफ मतलब ये, तो इस लाइन का पता है वो है a1 h1 du1। ठीक है, क्लियर है ना। या मैं ऐसे कर लूं तो एक चीज समझना, मैं इसको ऐसे लिख लूं f प्लस यहां पे ऊपर आएगा तो कुछ जोड़ के आएगा, ऐड हो के आएगा, डेल f, कोई प्रॉब्लम है। f किसको माना, देखना f चलो अब f बाद में लिख देंगे। आप ये देखो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, चेंज निकालना ना, तो वहां से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेल f बाई, यहां तो y डायरेक्शन की बात करते हैं, dy बात करते हैं, डेल y, जैसे यहां पे डेल y आता है, यहां पे क्या आएगा, यहां पर यह आता है h2 डेल u2। अरे जैसे यहां पे आया अपने पास में डेल y, तो हम लोग dx को क्या लिखते हैं, h1 du1, ये होता है ना जनरल, dy क्या होता है इन जनरल, h2 du2, ऐसे होता है। इसी तरीके से अगर ये डेल हो जाता है तो ये भी डेल हो जाता है, ये डेल हो जाता है तो ये भी डेल कर सकते हैं। ये गेम समझ आता है ना, अब तक करते आ रहे थे हम लोग ये। तो यहां पर अगर हमें यहां पर डिफरेंशिएशन डेल y लिख रहा था तो डेल y की जगह क्या आ जाएगा, h2 डेल u2, तो यहां पे आएगा h2 डेल u2 इनटू टोटल कितना चल रहा हूं यहां से यहां तक, h2 du2, h2 du2। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये इक्वेशन सेटअप करने में आती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी डेल y लिखते हैं हम लोग, तो डेल y की जगह पे यहाँ पे इसमें ऊपर जा रहे हैं तो इसमें ये आएगा, क्योंकि डेल y को हम लोग लिखते हैं h2 डेल u2 आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है, dy लिखेंगे तो उसको h2 du2 लिख देंगे। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था, ये जो सब गेम था ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। आप चाहो तो बस ये डायग्राम छाप लेना, ये फेर में आपको ये डायग्राम छापना है बस, फेर में ये रफ का है जो कि समझने के लिए जरूरी है, और मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन एग्जामिनर को नहीं बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, f का वैल्यू रख दो अभी, f का वैल्यू है a1 h1 du1 प्लस डेल f का वैल्यू a1 h1 du1 अपॉन h2 डेल u2 h2 du2। दूसरी एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या है, डायरेक्शन ये था पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां पर जो उल्टी डायरेक्शन है तो उसकी वजह से जो टोटल वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहां पे जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो आएगा आपका नेगेटिव।
नेगेटिव। समझ आ गया होगा नेगेटिव, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव u1 डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। इस तरीके से ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये आपको शायद आप चाहो तो ये दोनों हटा भी सकते हो, ये दोनों स्टेप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन ये स्टेप आपको समझ आने चाहिए कि क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इजी हो जाए। ठीक है, ये आ गया आपका क्यू आर पाथ के लिए रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल, क्यू आर के लिए। इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये छाप लेना भैया, कर लोगे कॉपी। चलो नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ओपी के लिए हो गया, क्यू आर के लिए हो गया, ओपी के लिए हो गया, क्यू आर के लिए हो गया। अभी मैं आर ओ के लिए और कैलकुलेट कर लेता हूं। इसके लिए कर लिया तो फिर इसके लिए इसके लिए कर लूंगा। जैसे इसके लिए करके इसके हिसाब से इसके लिए किया, आर ओ के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग पी क्यू का कर लेंगे। गॉट इट? तो पहले आर ओ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आर ओ के लिए रेखा समाकल, आर ओ के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। फॉर आर ओ पथ के लिए रेखा समाकल, पथ के लिए रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल फॉर आर ओ पाथ, आर ओ पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल। और आर ओ पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, आर ओ पाथ के लिए, तो ये ऐसा आएगा आर से ओ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, आर ओ पाथ के लिए देखिए आप, ये इक्वल का साइन लिख देना है आर ओ के लिए, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर का वैल्यू लिखूं तो a1 e1 कैप, a2 e2 कैप, a3 e3 कैप। आर ओ पाथ जो है उसके लिए dl क्या आएगा? आर ओ पाथ कैसा है देखो, मैं यहां पे बनाता हूं, ये u2 है, ऐसा है ना, ये है, इसमें ओ पी क्यू आर, आर ओ पाथ ये है, तो ये है मतलब u2 डायरेक्शन वाला। तो अपना जो dl होता है, dl का पूरा वैल्यू ऐसे आता है h1 du1 e1 कैप, h2 du2 e2 कैप, h3 du3 e3 कैप। आर ओ पाथ देखिए, आर ओ पाथ है u2 डायरेक्शन वाला, आर ओ ये है u2 डायरेक्शन, इसमें u1 वाला और u3 वाले डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, मतलब ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों का तो कोई गेम है ही नहीं। तो जो dl है, वो जो dl है वो बचा आपको केवल ये dl है। दूसरी चीज, आर ओ पाथ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव E1 कैप है, E2 कैप, ये E2 कैप में होता है ना, तो ये E2 कैप ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो रहेगा, ये ऐसा आएगा, इसका मतलब है dl का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, dl का जो वैल्यू आएगा, dl का वैल्यू आएगा -h2 du2 e2 कैप। ध्यान रहेगा ये कैसे आया। ठीक है, इनको डॉट प्रोडक्ट करें तो E2 वाला टर्म बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। E2 वाला तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A2H2 du2, ये नेगेटिव आ रहा है, ये RO मिल गया अपने को, ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर कर देता हूं मैं 4। ठीक है, अपने को मिल गया OP कैलकुलेट कर लिया, QR कैलकुलेट कर लिया, RO मिल गया। अब हमने जैसे OP की हेल्प से इसके सामने वाला कैलकुलेट किया था, वैसे RO की हेल्प से इसके सामने वाला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ आता है ना? तो ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
चलो जिसने कॉपी नहीं किया इसको कॉपी कर लेना। तो हम लोग पी क्यू पाथ के लिए करेंगे, लास्ट पाथ बचा पी क्यू पाथ के लिए। पी क्यू पथ के लिए परिसंचरण परिसंचरण नहीं, रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल फॉर पी क्यू पाथ। ठीक है, वो पहले वाला गेम फिर से रिपीट करेंगे। कैसे? हमारे को ओ पी क्यू आर हमारे को यहां पर पता है, कितना है, यहां पर है ये A2H2 DU2। ये नेगेटिव को हटा दो, अभी नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है, मैं मैग्नीट्यूड बात करें तो A2H2 DU2 ये आ रहा है यहाँ पे, है ना। केवल वैल्यू की बात करें तो ये आ रहा है यहाँ पे, ये F हो सकता है। मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये कितना है, H1 DU1 है और ये क्या है, H2 DU2। मुझे यहाँ पे जाके यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस लाइन का। तो कैसे करते हैं, देखिए पहले जैसे किया था वैसे ही, पी क्यू ए वेक्टर डॉट डी एल, यहाँ पे है F तो वहाँ पे हो जाएगा F प्लस डेल F। ठीक है, अब F प्लस यहाँ पे आएगा डेल F बाई डेल, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, dx में, x डायरेक्शन है ना, कार्टेशियन के हिसाब से तो x होगी, लेकिन यहाँ पे E1 कैप में, तो E1 कैप के हिसाब से dx यहाँ पे जैसे आता है, यहाँ पे डेल F बाई डेल x आता, तो डेल x की जगह क्या आ जाएगा, H1 डेल U1, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा H1 डेल U1 इंटू dx आता है, तो dx की जगह आएगा H1 du1। ये चीज ये समझने की, f का वैल्यू रख दो, f का वैल्यू है A2H2 du2 प्लस डेल A2H2 du2 अपॉन H1 डेल U1 इंटू H1 du1। यह आ गया आपके पास में पी क्यू ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। दूसरी चीज, ये चीज है ना पॉजिटिव आएगी, वो पहले वाला तो नेगेटिव आ गया था। वो नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि पहले वाले में इधर जा रहे थे, ये इसमें नीचे की तरफ जा रहे थे, इसमें पी से क्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ गए होंगे, क्लियर है। ये चीज है भैया, ये चारों के लिए अपने पास में मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। तो इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 इन चारों में अपने पास में क्या हो गया, हर एक पाथ के लिए क्या मिल गया मुझे, लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकल मिल गया। इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करके ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए ये पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। समीकरण 2, 3, 4 व 5 से 1 में मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1 लिख लोगे ना, इंग्लिश में एक ही लाइन लिखनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 इन इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 सेकेंड। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो भैया। वैल्यू पुट करें तो टोटल जो आएगा ना, ओ पी क्यू आर ओ पाथ का ए वेक्टर डॉट डी एल, वो वैल्यू लिखते हैं, सबके वैल्यू लिखेंगे तो ऐसा आएगा A1 H1 DU1, ये सबसे पहले पाथ का आया था। फिर ओ पी क्यू पाथ का अभी कैलकुलेट किया, वो आया था A2H2 DU2 प्लस डेल A2H2 DU2 अपॉन
H1 डेल U1 इंटू H1 DU1, या फिर थर्ड का करें तो वो आया था माइनस A1 H1 DU1 प्लस डेल A1 H1 DU1 अपॉन H2 डेल U2 इंटू H2 DU2, ये थर्ड का हो गया। फोर्थ का आएगा नेगेटिव माइनस A2 H2 DU2, ये आए थे, चारों के वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो इनमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या कैंसिल आउट होएगा? हाँ, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव है, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, सेम ही है, ये टर्म इस टर्म से, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से एक टर्म तो ये बचता है और यहां से ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस के साथ ये टर्म बचता है, तो ये दो टर्म बचे। OPQRO ए वेक्टर डॉट DL, एक सेकेंड, OPQRO ए वेक्टर डॉट DL, ये यहां से ये टर्म बचा। इस टर्म में देखो H1 से H1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेल है, ये D है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ये दूसरी चीज़ यहाँ से, चलो एक बार तो लिख लो इनको, फिर बाद में मैं करूँगा इनको सिंप्लीफाई। A2 H2 DU2 अपॉन डेल U1 और DU1, इसमें आएगा तो ये माइनस के साथ में आएगा, इसमें भी देखो H2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ में आएगा, माइनस डेल A1 H1 DU1 अपॉन डेल U2 इंटू DU2। ठीक है, आगे चलिए, पॉज करके कॉपी कर लेना भैया, आगे चलते हैं। इसमें देखिए OPQRO ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी पहले कि U1 U2 और U3 स्वतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मतलब U2 U1 पर डिपेंड नहीं करता, तो U2 U1 पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब DU2 का एक तरीके से U1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो DU2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसको बाहर ले लो, तो ये अंदर बचेगा, ये A2 H2, यहाँ पे बचा डेल U1 और DU2 बाहर ले लिया मैंने, DU2 कम्स आउट एंड DU1, राइट। इसमें देखिए इन दिस, इसमें U1 U2 के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, बिकॉज U1 U2 U3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो U1 U2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, U2 U1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो U2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो DU1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डेल A1 H1 अपॉन डेल U2, DU2 बाहर ले लिया मैंने, DU1 बाहर ले लिया, तो DU1 DU2 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए OPQRO ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो इसमें DU1 DU2 तो कॉमन आ जाएगा, बाकी का जो बचा वो लिख दो, डेल A2 H2 अपॉन डेल U1 माइनस डेल A1 H1 बाय डेल U2। ठीक है, और बाहर क्या बचा? बाहर बचा DU1 डॉट DU2, ये बच गया भैया। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकली, ये लो भैया, ऐड करने पे अपने को फाइनली ये मिला कैंसिल आउट करके। ये OPQRO का अपने को क्या मिल गया? OPQRO का हमारे को मिल गया परिसंचरण का वैल्यू मिल गया, ये सर्कुलेशन का वैल्यू मिला। इसको अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं क्षेत्रफल से, तो हमारे को कर्ल मिल जाएगा उस पर्टिकुलर के लिए, है ना। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर कुछ लिख दो, पहले इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो चुके थे? 5 तक हो चुका था, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लूं।
हाँ 4-5 मिनट है। देखिए ये अपने को मिल गया एरिया, सॉरी परिसंचरण, सर्कुलेशन। अगर मुझे कर्ल कैलकुलेट करना है तो देखिए मुझे कर्ल किसके लिए कैलकुलेट करना है, हमारे पास में ये है, ये एरिया है, इसमें ये H1 du1 है, ये तो लेंथ, और ये है H2 du2 है ये। तो इसका एरिया क्या होगा, H1 du1 इंटू H2 du2, यही होगा। पहले इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दिया। इसका एरिया क्या आएगा, ये सब एरिया क्या, H1 du1 इंटू H2 du2, यही होगा। तो इसका क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट या एरिया एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, क्या इसको ds लिख देता हूँ, और ds क्या आएगा, H1 du1 H2 du2, तो H1 H2 du1 du2, ठीक है। 6 हो गया, ये 7, इसको 7 कर सकते हो। अब कर्ल क्या होता है, कर्ल का अगर परिमाण की बात करूं, कर्ल का मैग्नीट्यूड, कर्ल का मैग्नीट्यूड की बात करूं, कर्ल का मैग्नीट्यूड तो होता है a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। क्लोज पाथ के लिए बात कर रहे हैं ना, यहां पे जहां पे मैंने OPQRS लिखा है ना, वहां पे क्लोज कर देना भैया, जहां पे भी OPQRS लिखा है वहां पे क्लोज कर देना, क्योंकि क्लोज पाथ के लिए क्या है, वापस O से स्टार्ट हो गया O पे आ गया, मतलब क्लोज पाथ ही है। तो क्लोज पाथ के लिए जो किया है वो अपॉन, तो OPQRO अपॉन एरिया ds, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम ऑलरेडी ये मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि जो हमने एरिया लिया है वो इतना छोटा लिया है, इतना स्मॉल लिया है, क्योंकि वो प्लेन हो जाए। तो हमने एरिया ऑलरेडी स्मॉल लिया है, प्लेन आ जाएगा वो। ये समतल है पहले से ही, क्योंकि हमने बहुत छोटा लिया है ताकि वो ऑटोमेटिकली समतल हो जाए, ऑटोमेटिकली प्लेन बन जाए। तो ये इतना छोटा लिया है हमने, तो ये आएगा जो मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि ds हमने पहले से ऑलरेडी मिनिमम ही लिया है, एरिया लिया है इस तरीके से कि ये मैक्सिमम है। तो ds से डिवाइड कर दो, और ये जो है उसको ds से डिवाइड कर दो। तो बाई इक्वेशन 6, 7 एंड 8 में वैल्यू पुट करो, तो बाई 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये छाप लेना पॉज करके, बाई 6, 7, 8 करता हूँ मैं। बाई इक्वेशन 6, 7 एंड 8, इससे आएगा कर्ल का मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास में, क्या आएगा, कर्ल का मैग्नीट्यूड, और वो क्या आएगा, इसको डिवाइड करूंगा इससे, H1 H2 du1 du2 से, ये इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे H1 H2 du1 du2, du1 du2 से du1 du2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन H1 H2, ये बाकी का ये बचा, ये बच गया, ये आ गया कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। लेकिन ये टोटल कर्ल नहीं आया, मैंने जो एरिया बनाया था, जैसे मान लो कि आप ये है x y और z, आप ये एरिया बनाते हो, वो कौन सा, ये समतल कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में, xy तल में बनाया मैंने अगर ये, तो यहां पर अगर मैं कर्ल कैलकुलेट करूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर। मैंने बोला था कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, लंबवत। तो इस एरिया के लिए अगर कैलकुलेट करूं तो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा z, क्योंकि ये एक्स वाई में है तो z डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि यहां से जो कर्ल कैलकुलेट करूंगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो z डायरेक्शन में होगी, मतलब वो z कंपोनेंट आया है एक तरीके से आपके पास में, z घटक आया है। और यहाँ पर तो जैसे इसको u1 बोल देते हैं, ये इसको u2 बोल देते हैं, इसको u3 बोल देते हैं, तो ये थर्ड वाली डायरेक्शन है एक तरीके से, मतलब u3 डायरेक्शन का कर्ल मिला है अपने को। ये जो मिला है वो u3 का मिला है, ये u3 का कंपोनेंट मिला है, ये u3 का मिला है। क्यों? क्योंकि अपन ने जो बनाया था जो एरिया वो u1 और u2 के बीच में बनाया था, इसलिए ये u3 का कंपोनेंट मिला है। तो u3 घटक मिल गया अपने को। इसी तरीके से u1 और u2 भी कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके।